हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बैंकिंग वाला पर। आप जितने भी साथी इस समय सेशन का हिस्सा बने हुए हैं, आज आपके लिए एक बहुत ही खास सेशन हम ला रहे हैं। और ये है कि आरबीआई ग्रेड बी, जो कि आमतौर पर उन एस्पिरेंट्स का जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका सपना होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी कैसे क्लियर किया जाए, कैसे आरबीआई ग्रेड बी में अपनी जॉब सिक्योर की जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़े, और आज हम उसी स्ट्रेटजी पे चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा और कम समय के भीतर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आरबीआई ग्रेड बी टारगेट 2026 आप कर रहे हैं, तो आपको इस सेशन को देखना जरूरी है। और किस तरह से आप अप्रोच कर सकते हैं, किस तरह से आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं वन बाय वन स्टेप। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2026 स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। किसी भी एग्जाम को आप देने के लिए जाते हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न क्लियर होना चाहिए। कितने फेजेस में एग्जाम है, क्या क्या क्वेश्चंस, क्या पैटर्न है एग्जाम का, ये आपको एकदम क्लियर होना जरूरी है। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रेड बी के दो फेजेस में एग्जाम होते हैं। फेज वन, फेज वन क्लियर करने के बाद आप फेज टू में जाएंगे, जहां पर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों एग्जाम। फेज वन आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, और फेज वन में आपके चारों सेक्शंस पूछे जाते हैं जो आमतौर पर बैंक एग्जाम में मेंस में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें रीजनिंग की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है आपका, यानी मैथ, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। और ये सारे पेपर, जो सारे सेक्शंस हैं, ये आपके फेज वन में ही पूछे जाते हैं। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो आपके होते हैं 200। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज होता है जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि जब हम आरबीआई की बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो आरबीआई ग्रेड बी पूरी तरह से फोकस देखा जाए तो फिनेंस एंड इकोनॉमिक सेक्टर से संबंधित है। आप देश के सेंट्रल बैंक की एक ऐसी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं जो कि वेल रेपुटेटेड जॉब है, और हर किसी का सपना है कि वो इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जॉब करें। तो सबसे पहले तो आपको फेज वन जो है उसके एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बाकी बैंक एग्जाम की, आपको इंग्लिश पर कमांड होनी चाहिए। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें, और उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस, ये चार सेक्शन। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें यहाँ पर, वो क्या है? वो है दो सेक्शंस, जनरल अवेयरनेस जो कि आपको 80 क्वेश्चंस देता है पेज वन में, और दूसरा सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी जो कि 60 क्वेश्चंस के साथ आता है। इसके अलावा इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो 30-30 क्वेश्चंस आते हैं। आपको यहाँ पर कट ऑफ क्लियर करना है। मतलब अगर आप यहाँ पर कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं और इन दो सेक्शन पर अच्छा फोकस कर लेते हैं, तो आप प्री पेपर क्लियर कर सकते हैं, यानी फेज वन क्लियर कर सकते हैं। और फेज वन के जो पिछले कट ऑफ इतिहास देखेंगे तो ज्यादा नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं है कि आप जो 2024 में पेपर हुआ आपका, उसके जो आंकड़े आए हैं, फेज वन में आप अगर 70-72 भी नंबर पिछले आंकड़े के हिसाब से ला रहे हैं तो फेज वन क्लियर है। लेकिन आप मान के चलिए आप 80 का टारगेट करें, 90 का टारगेट करें, तो आप अचीव कर सकते हैं, पेपर क्लियर कर सकते हैं। पहला पेपर क्लियर करने के बाद आपका मोटिवेशन, आपका कॉन्फिडेंस सब बढ़ता है, और आप और डेडिकेटेड होकर अपने फेज टू की प्रिपरेशन करेंगे। आमतौर पर लोग ऐसे ही करेंगे, पहले फेज वन पर फोकस करेंगे, फिर फेज टू पर फोकस करेंगे। लेकिन वो एस्पिरेंट्स जो सीरियस स्टडी कर रहे हैं, जो सीरियसली फेज टू को टारगेट कर रहे हैं, फेज वन को टारगेट कर रहे हैं, आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हैं, वो इन दोनों ही सेक्शन को साथ में लेके चले। फेज वन क्लियर करना जरूरी है, तभी आप फेज टू में बैठेंगे। और फेज टू में बैठे, और अगर आपका फेज टू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर पेपर नहीं हो। इसके लिए जरूरी है कि फेज वन और फेज टू दोनों को पैरेलल साथ में लेके चले। थोड़ा टाइम को बैलेंस करना पड़ेगा आपको। फेज वन के लिए आप अलग शेड्यूल बना लीजिए, जिसमें आप फेज वन पर ही दिमाग कंसंट्रेट कर रहे हैं। फेज टू की जब बात की जाती है तो फेज टू में इंग्लिश को आप ऐसा समझ सकते हैं कि इंग्लिश में आपकी जो राइटिंग स्किल है वो देखी जाएगी। यहाँ पर प्रेसी राइटिंग, आरसी और एसे, ये तीन क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको 90 मिनट मिलते हैं इसमें, यानी कि आधा आधे घंटे देंगे आप, और 100 मार्क्स का होता है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेक्शन नहीं होता, ठीक है। लेकिन दो पेपर है, ईएसआई और
FN फिनेंस एंड मैनेजमेंट, यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे 30-30 और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेंगे 6, जिसमें से आपको 4 करने हैं। तो सोचिए वो एस्पिरेंट जो केवल फेज 1 को टारगेट कर रहा है इस समय, और वो सोच रहा है कि मैं फेज 1 क्लियर करने के बाद फेज 2 पर फोकस करूंगा और फिर मैं फेज 2 भी क्लियर कर लेगा, बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को ज्यादा आप फोकस करें फेज 1 पर और फेज 2 को एक सिस्टमैटिक वे में ESI और फाइनेंस मैनेजमेंट डेली कम से कम 1-1 घंटा आप फोकस कर लें उस पर, तो आपके 1 बाय 1 करके इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर होते रहेंगे और आप फेज 2 की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। बट अगर आपने फेज 2 को एकदम साइड कर दिया और फेज 1 क्लियर करने के बाद फेज 2 पर फोकस करने लगेंगे, तो आपके ऊपर अचानक से प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव डिटेल में आपको ये दोनों ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ESI और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट एथिक्स। ठीक है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट कुछ इस तरह से होना चाहिए कि अगर फर्स्ट हाफ जो है देखा वो आप फेज 1 पर फोकस कर रहे हैं, तो सेकंड हाफ में आप 2 घंटे निकालें एटलीस्ट ESI और फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, जिसमें केवल जब आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी पर फोकस करें, उसके अलावा आपका दिमाग इधर उधर जाना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसके अलावा आप 10 जगह चीजों को सोच रहे हैं, तो डिस्ट्रैक्शन होगा और पूरी तरह से कंसंट्रेट ना होने के कारण रिजल्ट आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो फेज 2 3 पेपर होते हैं, ESI 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव में 6, जिसमें से 4 करने होते हैं। 120 मिनट यानी 2 घंटे का पेपर होगा आपका, लगातार पेपर होंगे, तो समय नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क्स आपका डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश में 3 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट मिलते हैं आपको। और पेपर 3 जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का है, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 30 मिनट्स, और डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चन जिसमें से 4 करने होते हैं, 90 मिनट्स मिलते हैं आपको अलग से यहाँ पर 50 मार्क्स के, यानी कि पूरा पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, 300 मार्क्स का होगा। ठीक है साथियों, अब इसको क्लियर करने के बाद बारी आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है, और आखिर आप RBI ग्रेड बी टारगेट क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो ये कई बार आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब बात की जा रही है आपसे यहाँ पर कि और क्या तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले जब आप आगे बढ़ते हैं तो साथियों एक बात का ध्यान रखना जरूरी होता है, आप जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अपने पास जो भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनको प्रॉपरली एनालाइज करना जरूरी है, प्रॉपरली एनालाइज करना जरूरी है। जब आप इसको एनालाइज करते हैं तो आपको आइडिया मिलता है कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आपकी प्रैक्टिस में वो चीज दिखनी चाहिए। एनालाइज करने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे अपनी प्रैक्टिस में, फिर प्रैक्टिस में से लाइए। ठीक है, फेज 1, अगर आप फेज 1 की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फोकस आपका जनरल अवेयरनेस, GA और रीजनिंग पर होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस आपको 80 क्वेश्चंस और रीजनिंग आपको 60 क्वेश्चंस देते हैं। जनरल अवेयरनेस आसान नहीं होगा, मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपके सिंपल आसान से हो सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन लेंथी स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, डिटेलिंग में दिए होते हैं, और इसके लिए जरूरी है कि आप PYQ को एक बार एनालाइज करें और फिर अपनी प्रैक्टिस को शुरू करें। ठीक है साथियों, अब फर्स्ट हाफ में आप इस तरह से चीजों को फोकस कर रहे हैं, सेकंड हाफ में आपने ESI डेली एक टॉपिक पहले से डिसाइड कर रखा है आपने क्या पढ़ना है, और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का एक टॉपिक जो आपको कवर करना है, इस पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसको एनालाइज करना है। तो इस तरह से आप दोनों फेज को साथ में लेके बढ़ेंगे। शुरुआत में ज्यादा फोकस आपका फेज 1 पर है, और साथ में आप फेज 2 के लिए अपनी स्ट्रेटेजी को लगातार 1 बाय 1 करके आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इकट्ठा एक साथ सारी चीजों को लेके बैठेंगे, मतलब पूरा सिलेबस देखना शुरू कर देंगे, तो आपको टेंशन हो जाएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, ESI कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनको एक प्रॉपर वे में अरेंज कर लीजिए। डेली एक टॉपिक का टारगेट रखिए, 1 बाय 1 करके टॉपिक को फिनिश करिए। मॉर्निंग में उठिए तो उसे रिकॉल करिए, रिवाइज करिए। रात को सोने से पहले ये टॉपिक आपके पास नोटबुक में लिखे होने चाहिए कि हाँ ये दीज टॉपिक्स यू हैव टू कवर
नेक्स्ट डे। उसके बाद आप धीरे धीरे जब 1 बाय 1 करके आगे बढ़ेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको चीजें प्रॉपर वे में अलाइन होती हुई दिख रही होंगी कि हाँ आप सही दिशा में जा रहे हैं। अब जो भी आप प्रिपरेशन, जो भी कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए आपको मॉक देना जरूरी है, मॉक टेस्ट। तो आप प्रिपरेशन की शुरुआती स्टेज में हैं तो पूरा मॉक तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, पूरा मॉक तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस मॉक में वो टॉपिक्स जो आप पहले से कवर कर चुके हैं, वो टॉपिक्स जो आप कवर कर चुके हैं, केवल उन्हीं टॉपिक को अगर अटेम्प्ट करें, केवल उन्हीं टॉपिक को अटेम्प्ट करें तो इससे आपकी परफेक्शन बढ़ेगी। तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर परफेक्ट हो जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे तो गलतियां नहीं होंगी, गलतियों की संभावना काफी कम होगी। जैसे जैसे टॉपिक कवर कर रहे हैं वैसे वैसे उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे जब आपका पूरा सिलेबस फिनिश हुआ तो फिर मॉक देना शुरू करें। वो टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें सबसे पहले कवर करिए, क्योंकि अभी समय आपके पास है अच्छा। तो इन सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना आपको जरूरी होगा। अगली बात, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, आप टेलीग्राम चैनल हमारा जीए बाय भास्कर सर, इसके साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ में जब हम चर्चा करते हैं, आप अगर हमारे पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो जो बैंक महापैक है उसका हिस्सा बन सकते हैं। उसके अंतर्गत सभी पेपर्स जो होते हैं वो सभी एग्जाम्स कवर हो जाते हैं। अगर आप प्रो बैच का हिस्सा बनते हैं तो प्रो बैच में आपको बैंकिंग खजाना, इंटरव्यू पास, जितने भी प्रीवियस पेपर्स हैं उनका वीडियो एनालिसिस, डीपीपीज, मॉड्यूल वाइज सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो प्रो बैच इसलिए बेस्ट माना जाता है क्योंकि वहां पर आपको एक तरह से पर्सनल आपकी मेंटरिंग सेशन चलते हैं, मेंटरशिप मिलती है आपको, वो आपकी प्रिपरेशन को और निखारती है। अगर आप प्रो बैच का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए खुले हुए हैं, सिंपल बैंक महापैक या फिर जो आपका प्रो बैच या बैंक महा होगा, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप सभी साथियों को ये सेशन समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, टेलीग्राम चैनल आपको बताया गया जीए बाय भास्कर सर, इसके साथ जुड़कर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।